Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट. थैंक यू. ये स्टोरी तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. 26 में कभी आर्यव की जिंदगी में वापस भी नहीं जा सकती और वायु का स्कूल. अब तक ये बोलते ही वह शांत हो गया. वही उसकी बात सुन साहिल रंधावा की आंखें गुस्से से आग उगलने लगी. तभी अचानक वह हंसने लगा. उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि शांतनु ने डर के मारे 5 कदम पीछे ले लिए. साहिल रंधावा अपनी आंखों में जानलेवा चमक लिए बोला, तो इस बार बुढ़े ने ये खेल खेला है. पर उसे ये नहीं पता कि साहिल रंधावा पूरे राजवंश खानदान पर कुंडली मार के बैठा है. उस बुढ़े ने खेल शुरू तो कर दिया पर इसे खत्म साहिल रंधावा करेगा. ये बोल वह मुस्कुरा दिया. अब आगे. AR विला. रात हो चुकी थी. आर्यव अपने स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था. तभी किसी ने डोर नॉक किया. आर्यव अपनी ठंडी आवाज में बोला, कम इन. उसके ये बोलते ही स्टडी रूम का दरवाजा खुला और एक मस्कुलर शख्स अंदर आया. उसने ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना था और उसके चेहरे पर आर्यव के लिए रिस्पेक्ट साफ साफ नजर आ रही थी. भूरी आंखें, कंधे तक आते बाल जिसकी उसने पोनी बनाई हुई थी. एक हाथ में ब्रांडेड वॉच, दूसरे हाथ में कड़ा. दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम पर आर्यव से थोड़ा कम. वह अंदर आया और आर्यव के सामने सिर झुकाकर बोला, सर आपने मुझे बुलाया. जैसे ही आर्यव ने उसकी आवाज सुनी उसने अपना ध्यान लैपटॉप और फाइल से हटाकर उसे देखा. उसे देख वह एक सीरियस आवाज में बोल, बैठो काली. उसके ये बोलते ही वह इंसान जिसका नाम काली था वह उसके सामने बैठा. काली अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था. इंडिया का वह नंबर 1 गैंगस्टर और माफिया था. अच्छे और गरीब लोगों के लिए वह बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन बुरे और मक्कार लोगों के लिए वह किसी शैतान से कम नहीं था. उसके नाम से अंडरवर्ल्ड की दूसरी गैंग थर थर कांपती थी. आर्यव सीरियस आवाज में बोला, मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है. जी सर, आप जो काम कहेंगे मैं वो करूंगा. काली बोला. मैं चाहता हूं कि तुम साहिल रंधावा और राजवंश फैमिली के बीच क्या कनेक्शन है इसका पता लगाओ. आर्यव बोला. उसकी बात सुन काली कंफ्यूज हो गया और कंफ्यूजन में ही उसे देख बोला, पर सर साहिल रंधावा और राजवंश फैमिली के बीच आखिर क्या ही कनेक्शन हो सकता है कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, तुम बस पता लगाओ. आर्यव तिरछी मुस्कान लिए बोला. जी सर, बोल काली वहां से चला गया और आर्यव अपनी कमर को पीछे चेयर से लगाकर पेपर वेट को घुमाते हुए बोला, ओल्ड मिस्टर राजवंश आप यूं ही आहिल को सीईओ नहीं बना सकते. इसके पीछे उसकी काबिलियत नहीं बल्कि कोई और वजह है. ये बोल वह अपनी सोच में गुम हो गया. 0-0/0 ग्रीन वैली सोसाइटी. माहेश्वरी अभी तक अपना पूरा घर सेट कर चुकी थी. उसके घर के बाहर उसने और वायु ने मिलकर एक प्यारा सा नेम प्लेट लगाया था, MV हाउस, जिससे वायु और माहेश्वरी दोनों ही बहुत खुश थे. इस वक्त वो दोनों डिनर कर रहे थे. माहेश्वरी खाने को वायु के सामने रखकर मुस्कुराते हुए बोली, वायु ये है आज हमारे किए हुए मेहनत का स्वादिष्ट फल. अब चलो जल्दी से खाना फिनिश करते हैं, फिर मुझे सोना भी है. मेरा तो पूरा शरीर दर्द कर रहा है इतना काम करके और मुझे बहुत नींद भी आ रही है. मॉम आपको नींद से इतना प्यार क्यों है? वायु मुंह बनाते हुए बोला. बेटा नींद से प्यार हर किसी को होना चाहिए, तुम्हें नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती? माहेश्वरी मुंह बनाकर बोली. वायु उसकी बात पर कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे पता था अगर वह ऐसे ही बोलता रहा तो उसकी मॉम गुस्सा हो जाएगी. उसने खाना टेस्ट किया तो वह बहुत ही ज्यादा टेस्टी था. जो भी कहूँ उसकी मॉम खाना बहुत टेस्टी बनाती थी. दोनों खाना खाने लगे. तभी माहेश्वरी वायु को देखा बोली, वायु हम कल स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाएंगे. मैंने 3 स्कूल देखे हुए हैं, तुम उनमें से एक डिसाइड कर लो, उसमें हम तुम्हारा एडमिशन करवाएंगे. ओके मॉम, लेकिन आपका हॉस्पिटल और आपके कॉलेज का क्या? डोंट वेरी, हॉस्पिटल तो मुझे 1 हफ्ते बाद जाना है और रही बात कॉलेज की तो वह मैं परसों कर लूंगी. पहले तुम्हारे लिए स्कूल ढूंढ लेते हैं. माहेश्वरी की बात पर वायु ने हाँ में सिर हिला दिया और चुपचाप खाने लगा. दिन के बाद वह दोनों सोने चले गए. 0-0/0 अगली सुबह. माहेश्वरी किचन में जल्दी जल्दी खाना बना रही थी और वायु डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी मॉम की हरकतों को देख रहा था और ना में सिर हिलाते हुए बोला, मेरी मॉम का कुछ भी नहीं हो सकता. मुझे तो समझ में नहीं आता इन्हें नींद से इतना प्यार क्यों है. इस नींद के चक्कर में वो सुबह लेट उठती है और उसके बाद फिर खुद ही हड़बड़ी करती है. दरअसल माहेश्वरी को सुबह लेट उठने की आदत थी क्योंकि उसे नींद से बहुत प्यार था. माहेश्वरी वायु के सामने ब्रेकफास्ट रख खुद भी ब्रेकफास्ट करते हुए हड़बड़ी में बोली, वायु बेबी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हमें तुम्हारे स्कूल भी जाना है. अच्छा हुआ जो मैंने कल ही तुमसे तुम्हारा स्कूल डिसाइड करवा लिया था, नहीं तो अभी हम स्कूल ही डिसाइड कर रहे होते.
मॉम जस्ट रिलैक्स, अगर हम थोड़ी देर बाद भी स्कूल जाएंगे तो भी स्कूल वाले हमें घुसने ही देंगे, आप इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? वायु महेश्वरी को रिलैक्स करते हुए बोला। वायु टाइम से स्कूल में जाएंगे तो स्कूल वालों के ऊपर हमारा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हम लोग टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, इसीलिए हमें स्कूल टाइम पर जाना चाहिए, माहेश्वरी सीरियस वे में बोली। अपनी मॉम की बात सुन वायु अपनी एक आईब्रो उठाकर बोल, रियली मॉम, हमें हर काम टाइम पर करना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो ये रूल तो आप पर भी अप्लाई होना चाहिए, आपको रोज टाइम से उठा चाहिए। देखो वायु बेबी, तुम मुझे किसी भी चीज में बोलो, इट्स ओके, मैं मान लूंगी, लेकिन मेरी नींद के बारे में तुम कुछ नहीं बोल सकते, माहेश्वरी मुंह बनाते हुए बोली। मुझे आपसे इस टॉपिक पर तो बात करनी ही नहीं चाहिए, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, हमें स्कूल भी पहुंचना है, वायु बोला। दोनों ने ही ब्रेकफास्ट किया और तैयार होकर वायु का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल के लिए निकल गए। 0/0 0/0 राजवंश मेंशन। आर्यन और मिशा के कमरे में अलग ही माहौल था। मिशा आर्यन को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी, वही आर्यन भी गुस्से में लग रहा था। मिशा आर्यन को देख बोली, मैंने अपने डैड को कॉल कर दिया है, वह मुझे आज लेने के लिए आ रहे हैं, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। उसकी बात सुन मिशा के गुस्से का पारा चढ़ गया, वह उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या कहा तुमने, मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा? मैंने उसे छोड़कर तुम्हें चुना, ये सोचकर कि फ्यूचर में जाकर तुम राजवंश कॉर्पोरेशन की सीईओ बनोगी। दुनिया मुझे राजो कॉर्पोरेशन के सीईओ की वाइफ के रूप में जानेंगी, लेकिन क्या हुआ, तुम्हारी दादू ने तुम्हारी जगह तुम्हारे छोटे भाई को सीईओ बना दिया। तुम्हारा बड़ा बेटा होने का क्या फायदा? बड़ा बेटा छोड़ो, तुम्हारे राजवंश खानदान के बेटे होने का क्या फायदा, जब तुम्हारे खुद के घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। और काइंड योर इन्फॉर्मेशन, जिस आदमी के घर में उसी की कोई इज्जत ना हो तो उसकी बीवी को क्या खाक इज्जत मिलेगी? तुम्हें पता है, कल रात को मैं अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने गई थी और वह सब मेरा मजाक बना रहे थे, क्योंकि मेरा पति इतना नकारा है कि उसके दादाजी को उसे छोड़कर उसके छोटे भाई को सीईओ बनाना पड़ा। क्या इज्जत रह गई मेरी उनके सामने? तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे दादाजी के फैसले से मेरी जिंदगी में कोई बदलाव ही नहीं आया। तुमसे भी ज्यादा इंसल्ट सहता हूँ मैं लोगों के द्वारा, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है, और पड़ेगी भी क्यों नहीं, सिर्फ पैसों के लिए ही तो शादी की थी तुमने मुझसे, नहीं तो तुम उस आर्यव से शादी कर लेती। लेकिन करती भी कैसे, उस समय तो उसके पास कुछ भी नहीं था, एक भिखारी की भी हैसियत नहीं थी उसकी। यही कहा था ना तुमने उसे, लेकिन तुम्हें ना आज तक सच्चाई बिल्कुल भी नहीं पता है, इसलिए आज मैं तुम्हारी आंखों पर पड़ी पट्टी को खोल दूंगा। आर्यन भी गुस्से से बोला। उसकी बात सुन मिशा कंफ्यूजन से उससे पूछ पड़ी, कि सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? क्या नहीं पता है मुझे? यही कि तुम आज तक इस गलतफहमी में जीती आ रही हो कि आर्यव तुम्हें पसंद करता था। तुम मिशा मेहरा कॉर्पोरेशन के मालिक की बेटी है। उस समय हमारा बिजनेस और तुम्हारा बिजनेस सेम लेवल पे था। तुम्हारी शादी हमारे घर में जिससे भी होती उसका स्टेटस ऊंचा हो जाता। बचपन में तुम्हारी शादी भले ही आर्यव से तय हुई हो, लेकिन आर्यव ने तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं माना, और तुम भी उसके साथ इसीलिए थी क्योंकि वह फ्यूचर में राजवंश कॉर्पोरेशन संभालने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं तुम्हें बताया कि वह नहीं, मैं फ्यूचर सीईओ होगा, तो तुमने उसे ठोकर मार दी, और तुम्हें ये भी लगा कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है, पर यह तुम्हारी गलतफहमी है। वह कोई तुमसे प्यार नहीं करता था, वो तो तुम्हें सिर्फ अपनी एक दोस्त मानता था। वो तुमसे प्यार करता है, ये चीज़ मैंने तुम्हारे दिमाग में डाली थी ताकि तुम उसे खुद से छोटा मानो और मुझसे शादी कर लो। सो फाइनल रिजल्ट इस, तुमने न सिर्फ आर्यन के साथ अपनी शादी तोड़ी, बल्कि तुमने मुझसे शादी की सिर्फ अपने लालच में। तो मुझे दोष मत दो, दोष देना है तो खुद को दो कि तुमने मुझसे शादी की। ये बोल आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। वही उसकी बात सुन मिशा तो सदमे में चली गई। वह एक एक करके सारी चीज़ों को फिर से याद करने लगी। उसे आज सच में अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा और अपने लालच पर अफसोस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह गए। वह अपनी लाल आंखों से आर्यन को घूरते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुमने इतना सब कुछ किया, और आज जब मुझे पता चला तो मैं तुम्हारी सारी सच्चाई आर्यव को बता दूंगी, तब वह मुझे जरूर एक्सेप्ट कर लेगा। उसकी यह बात सुन आर्यन, जो कि हंस ही रहा था, वह और भी जोर जोर से हंस लगा। हंसते हंसते वह जमीन पर ही गिर गया। कुछ देर खुद को कंट्रोल करने के बाद वह मिशा को ऐसे देखने लगा जैसे वह किसी पागल को देख रहा हो, और बोला, तुम क्या पागल हो? तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हारी आंखों में लालच और तुम्हारी महत्वाकांक्षा कभी नहीं देखी होगी? और हाँ, बता दूं, उसे सच्चाई बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या किया था। एक्चुअल में मैंने जो कुछ भी किया था वह सब कुछ मैंने उसे बताने के बाद ही किया था। उसे चैलेंज दिया था मैंने, पर अफसोस मैं चैलेंज जीत गया और वह हार गया। उसे तुम दोनों के बीच के प्यार पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वह तो तुम्हारे बीच था ही नहीं।
वह तो तुम्हें बस अपनी एक बहुत ही अच्छी दोस्त समझता था जिसके वह करीब था, लेकिन तुमने उसकी दोस्ती के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो अब जाओ जाकर और उसे सब कुछ बता देना। सच सुनने के बाद वह तुम्हें धक्के मारकर अपनी जिंदगी से भी और इस दुनिया से भी निकाल देगा। तुम्हारे पास मेरे साथ रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम राजवंश खानदान को जानती हो, भले ही राजवंश खानदान के बच्चे कितने भी बुरे हो, कोई भी बाहर वाला उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। ये हमारा नहीं बाकी राजवंश खानदान का अपमान है, और राजवंश खानदान से दुश्मनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये तुम अपने डैड से पूछ सकती हो। ओके बाय। ये बोल वह खड़ा हुआ और मिशा के गाल थपथपा कर वहां से चला गया। उसके जाते ही मिशा जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं, क्या किया मैंने? अब मैं कभी आर्यव की जिंदगी में वापस भी नहीं जा सकती। ये बोल वह पूरे रूम का सामान तोड़फोड़ करने लगी। रूम साउंड प्रूफ थे, इसीलिए उनकी आवाज से बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। 0/0 0/0 राजवंश इंडस्ट्रीज। आर्यव अपने केबिन में बैठा अपने काम में मग्न था, तभी कोई बिना दरवाजा नॉक किए उसके केबिन में घुस गया। उसकी काली क्रिस्टल आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने सामने देखा तो सामने अरुण खड़ा था और उसके गुस्से से लाल आंखें देख एक पल के लिए डर गया, पर वह खुद को संभाल हकलाते हुए जल्दी जल्दी बोला, सर यह एजेंट है, अगर नहीं हुआ तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। आर्यव अपनी कठोर मगर डरावनी आवाज में बोला। उसकी आवाज किसी के भी दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। आर्यव अरुण डरते हुए बोला, सर मिस्टर आर्यन और मिसेज मिशा के बेटे के बारे में कुछ पता चला है। ये बोल वह चुप हो गया और आर्यव का रिएक्शन देखने लग, पर आर्यव ने से कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया और उसे आगे बोलने का इशारा किया। सर हमें पता चला है कि राजवंश खानदान के यंग मास्टर को वह लड़की शिमला लेकर गई थी। उसकी बात सुन आर्यव अपनी सीरियस आवाज में बोला, तो ढूंढो, पूरे शिमला में ढूंढो उसे। उसकी बात पर अरुण सिर हिलाकर जी सर बोला, पर वह अभी भी वहां से नहीं गया, जिससे आर्यव उसे देखने लगा। उसे खुद को देखता पाकर अरुण बोला, सर हमें मैडम के बारे में भी एक न्यूज़ मिली है। उसके ये बोलते ही आर्यव के कान खड़े हो गए और वह बोला, तो इतनी देर से चुप क्यों खड़े थे, बोलो जल्दी से, क्या पता चला स्टारलाइट के बारे में? सर हमें पता चला है कि मैडम भी शिमला की ही है। तो ढूंढो उसे, पूरा शिमला छान मारो, पर मुझे मेरी स्टारलाइट हर कीमत पर चाहिए। और एक बात याद रहे, स्टारलाइट की आंखें हरी है तो किसी हरी आंखों वाली लड़की को ढूंढो। आर्य सख्ती से अरुण को इंस्ट्रक्शन देने लगा। कुछ देर आर्यव के इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद अरुण सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही आर्यव अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए खुद से बोला, स्टारलाइट बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी, मेरे साथ होगी। एक बार मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। 0/0 एक बहुत बड़े बिल्डिंग के बाहर एक कार आकर रुकी, जिसमें से एक लड़की और एक छोटा बच्चा उतरा। ये और कोई नहीं बल्कि माहेश्वरी और वायु थे। उसने उस बिल्डिंग के गेट के ऊपर देखा तो वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शीतल कॉन्वेंट स्कूल। ये स्कूल मुंबई के सबसे टॉप स्कूल में से एक था, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी थी जो कि एक बच्चे के ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। उस स्कूल को देख माहेश्वरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह वायु को देख बोली, मैंने तो तुम्हें इसके अलावा भी और 2 स्कूलों के चॉइस थे और वह तो इससे भी अच्छे थे, तो तुमने इसे ही क्यों चुना? उसकी बात सुन वायु ने उसे देखा और बोला, मॉम वो दोनों स्कूल इससे अच्छे नहीं थे बल्कि इसके बराबर ही थे, और यह स्कूल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसकी फैसिलिटीज़ मेरे टाइप की है। अच्छा ठीक है, वैसे जो भी कहो, तुमने स्कूल बहुत अच्छा चुना है, माहेश्वरी मुस्कुराते हुए बोली। आई नो मॉम, तभी तो आप मेरी मॉम है, वायु अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए बोला। उसकी बात सुन माहेश्वरी की आंखें छोटी हो गई और वह गुस्से से वायु को घूरने लगी। अपनी मॉम की नज़रों को देख वायु माहेश्वरी का हाथ खींचते हुए जल्दीबाजी में बोला, चलो चलो, हमें स्कूल के अंदर भी जाना है, टाइम पर पहुंचना चाहिए हमें। उसके ये बोलने पर माहेश्वरी को टाइम का ध्यान आया और वह स्कूल के अंदर जाने लगी कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। तारांकन क्या कनेक्शन था साहिल रंधावा और राजवंश फैमिली के बीच? तारांकन क्या किया था आर्यन और मिशा ने और आर्यव के साथ? तारांकन क्या आर्यव के ढूंढ पाएगा माहेश्वरी और उसे बच्चे को? 27 मुझे आज रात के लिए वह लड़की अपने बिस्तर पर चाहिए, और तुम्हारी ये हालात कैसे हुई अब तक? अच्छा ठीक है, वैसे जो भी कहो, तुमने स्कूल बहुत अच्छा चुना है, माहेश्वरी मुस्कुराते हुए बोली। आई नो मॉम, तभी तो आप मेरी मॉम है, वायु अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए बोला। उसकी बात सुन माहेश्वरी की आंखें छोटी हो गई और वह गुस्से से वायु को घूरने लगी। अपनी मॉम की नज़रों को देख वायु माहेश्वरी का हाथ खींचते हुए जल्दीबाजी में बोला, चलो चलो, हमें स्कूल के अंदर भी जाना है, टाइम पर पहुंचना चाहिए हमें। उसके ये बोलने पर माहेश्वरी को टाइम का ध्यान आया और वह स्कूल के अंदर जाने लगी कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। अब आगे गार्ड के इस तरह रोकने पर माहेश्वरी कंफ्यूज हो गई।
वही वायु की आंखें छोटी हो गई। माहेश्वरी कंफ्यूजन से उस गार्ड से पूछ पड़ी, सर आपने हमें क्यों रोका है, हमें स्कूल के अंदर जाना है। उनकी बात सुन वह गार्ड बोला, सॉरी मैम बट सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स ही अंदर जा सकते हैं, अगर कोई स्ट्रेंजर अंदर जाता है तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर हमें दिखाना होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये लीजिए ये हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है। ये बोल माहेश्वरी ने अपने बैग से अपॉइंटमेंट लेटर निकला और सिक्योरिटी गार्ड को आगे बढ़ा दिया। ये देख सिक्योरिटी गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, वेलकम मैम प्लीज अब आप जा सकती है। उनके ये बोलते ही माहेश्वरी वायु का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वायु और माहेश्वरी प्रिंसिपल के केबिन में थे। स्कूल का प्रिंसिपल दिखने में 50-55 साल का लग रहा था। चेहरे से ही वह बहुत ही ज्यादा पोलाइट और अच्छे दिल का लग रहे थे। माहेश्वरी उन्हें देख बोली, प्रिंसिपल सर यह मेरा बेटा है वायु और मैं इसका एडमिशन करवाना चाहती हूँ इन फर्स्ट क्लास। उसकी बात सुन प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए पोलाइट वे में बोले, ओके मैम बट हमें उससे पहले आपके बेटे का टेस्ट लेना होगा। ठीक है प्रिंसिपल सर, जैसा आपको ठीक लगे मेरा बेटा टेस्ट देगा। उसके ये बोलते ही प्रिंसिपल ने अपने डेस्क का ड्रॉर खोला और उसमें से टेस्ट पेपर वायु के सामने रख मुस्कुराते हुए बोले, बेटा क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उस टेस्ट पेपर को एक नज़र देख वायु की आंखों में बोरियत दिखने लगी, जिसे प्रिंसिपल और माहेश्वरी दोनों ने देख लिया था। प्रिंसिपल को तो हैरानी हो रही थी कि भला इतने टफ टेस्ट पेपर को देख इस बच्चे की आंखों में बोरियत क्यों दिख रही है, पर फिर भी उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वायु ने पेन उठाया और वह 10 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर जिसे सॉल्व करने में एक 5 साल के बच्चे को 10 से 20 मिनट लग जाते हैं उसने 5 मिनट में ही सॉल्व कर दिया और उसे प्रिंसिपल के आगे बढ़ा दिया। प्रिंसिपल तो ये देख हैरान ही रह गया। वह सच में वायु से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। उसके चलने, बात करने, दूसरों को देखने के स्टाइल में ही एक अलग सी बात थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह बहुत ही ऊंचे खानदान से बिलोंग करता है, क्योंकि इतने एलिगेंस और एटिकेट सिर्फ ऊंचे खानदान के लोग ही अपने बच्चों को सिखा सकते थे। पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह बच्चा कौन से खानदान से है। उन्होंने जब वायु के आंसर देखे तो वह उससे और इम्प्रेस होने से खुद को रोक नहीं पाए। एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग और सभी सही आंसर, वह भी सिर्फ 5 मिनट में, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि जिसकी भी आंसर शीट है वह बहुत ही शार्प माइंडेड है। कुछ देर आंसर शीट को देखने के बाद प्रिंसिपल सर मुस्कुराते हुए माहेश्वरी को देख बोले, मैम आपका बेटा सच में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हम उसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन देने के लिए रेडी है। ये बोल उन्होंने एक बेल दबाई जिससे पियून अंदर आया। उस पियून को देख प्रिंसिपल बोले, जाए फर्स्ट स्टैंडर्ड के क्लास टीचर मैसेज विभाग को यहाँ बुलाए। उनकी बात सुन पियून, जी सर, बोल वहाँ से चला गया। वही प्रिंसिपल के मुंह से अपने बेटे की तारीफ माहेश्वरी बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद मिसेज विभा प्रिंसिपल केबिन में आई। मिसेज विभा की उम्र लगभग 35-40 के आसपास थी। वह बहुत ही ज़्यादा घमंडी और लालची किस्म की औरत थी, साथ ही वह बहुत ही ज़्यादा पार्शियल भी थी। अमीरों के साथ वह बहुत अच्छा बिहेव करती थी और जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते थे उनके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करती थी। वह अंदर आई तो उन्होंने माहेश्वरी और उसके बगल में बैठे छोटे से बच्चे को देखा, जिसे देख समझ गई कि जरूर ये लड़की अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए आई है। उन्होंने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, पर माहेश्वरी की खूबसूरती देख उनके दिल में कहीं ना कहीं जलन पैदा हो गई थी। प्रिंसिपल माहेश्वरी की ओर देख बोले, मैम आप प्लीज़ अपने और वायु के सारे डॉक्यूमेंट दे दीजिए ताकि हम आपके बेटे का एडमिशन करवा सके। उनकी बात माहेश्वरी ने खुशी से अपने और वायु के सारे डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल को दे दिए। प्रिंसिपल ने सभी डॉक्यूमेंट चेक किया तो वह बहुत ही हैरान रह गए। उन्होंने हैरानी से माहेश्वरी को देख बोले, आपकी शादी नहीं हुई है। उनकी यह बात सुन मिसेज विभा बड़े ही अजीब नज़रों से माहेश्वरी को देखने लगी। माहेश्वरी ने भी उनकी नज़रों को भांप लिया था, पर फिर भी उसने उसे इग्नोर किया और प्रिंसिपल की ओर देख मुस्कुराते हुए बोली, जी मैं अनमैरिड हूँ, मेरा नाम माहेश्वरी राठौर है और यह मेरा बेटा है वायु माहेश्वरी राठौर। उसने ये बहुत ही आत्मविश्वास से कहा था। वही उसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट और उसके आसपास का ऑरा महसूस कर प्रिंसिपल को वह बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने हमें सिर हिलाया और फाइल मिसेज विभा की ओर बढ़ा दिया। मिसेज विभा कुछ कहना चाहती थी, पर प्रिंसिपल ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया, क्योंकि वह जानते थे कि मिसेज विभा क्या कहना चाहती है। मिसेज विभा चाहती थी कि वायु उनके स्कूल में ना पढ़े। आखिर वह किसी बिना बाप के बच्चे को स्कूल में एडमिशन कैसे दे सकते थे, पर प्रिंसिपल की सोच उनसे अलग थी। वह बहुत ही खुले विचारों के थे और वह जानते थे कि आज की दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। वह एक ही नज़र में माहेश्वरी को देख ही समझ गए थे कि वह बहुत ही अच्छे घर की बेटी है। जल्द ही वायु का एडमिशन हो गया और उसे उसकी यूनिफॉर्म भी मिल गई। वह सब लेकर वायु और माहेश्वरी स्कूल से अपने अपार्टमेंट की ओर चल दिए। वह लोग रास्ते में ही थे कि तभी अचानक से माहेश्वरी ने कार रोकी। उसके इस हरकत पर वायु अपनी मॉम को देख बोला, मॉम क्या हुआ, आपने अचानक से गाड़ी क्यों रोकी। माहेश्वरी वायु को देख बोली, ओ गॉड वायु हम ये सब
कैसे भूल सकते हैं? मॉम आप क्या भूल गई है? वायु कंफ्यूजिंग वे में अपनी मॉम को देखने लगा। तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होने वाला है अगले हफ्ते से, तो तुम्हारे स्कूल के लिए हमें सामान भी तो लेना पड़ेगा ना। तो हम एक काम करते हैं, मॉल जाते हैं। अपनी मॉम की बात सुन वायु ने ना में सिर हिलाया। कुछ देर बाद वह एक मॉल के सामने थे। दोनों ने मिलकर वायु के स्कूल के लिए बहुत सारे सामान खरीदे, जैसे लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, बुक्स, पेंसिल, पेन, कलर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, बैग, शूज और भी बहुत सारी चीज जो स्कूल के लिए जरूरी होती है। सब चीजों की शॉपिंग करने के बाद उन लोगों ने बाहर ही लंच और डिनर किया, क्योंकि वायु की शॉपिंग करने के बाद माहेश्वरी ने खुद की भी शॉपिंग की थी, हॉस्पिटल और उसके कॉलेज के लिए जो भी जरूरी चीज थी, जिसमें उन्हें रात तक का समय लग गया। जब वह लोग डिनर करके घर आए तो वायु बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था और माहेश्वरी से बात नहीं कर रहा था। ये देख माहेश्वरी का चेहरा छोटा हो गया, लेकिन गलती भी तो उसी की थी। उसने एक छोटे बच्चे को इतनी देर शॉपिंग करवा दी, जिस वजह से वह बेचारा चिढ़ा हुआ था। वायु को देख माहेश्वरी खुद से बोली, चलो मही बेटा, अपने बेटे को मनाओ। ये बोल उसने गहरी सांस ली और अपने रूम में चली गई, जहां वायु अब तक फ्रेश हो चुका था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। माहेश्वरी वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर आई। उसने बैग की तरफ देखा तो वायु अभी तक सो चुका था। ये देख उसकी आंखें छोटी हो गई और अपने दोनों हाथों को कमर में रख मुंह बनाते हुए बोली, यहाँ मैं कब से सोचे जा रही हूँ कि छोटू शैतान को मनाना कैसे है, और यहाँ तो ये घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। ये बोल वह बेड के पास आए और वायु के बगल में बैठ उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, आज मैंने मेरे बेटे को कितना परेशान कर दिया। ये बोल उसने उसके माथे पर किस किया और प्यार से बोली, सॉरी बेबी, नेक्स्ट टाइम से मॉम ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेगी। ओके, तो कल तुम्हें मनाया जाएगा, अभी तो सो जाते हैं। ये बोल उसने उसे गले लगाया और दोनों सो गए। अगले दिन ट्रैफिक जाम में एक बहुत ही महंगी कार फंसी हुई थी। उसके अंदर बैक सीट पर बैठा आदमी बहुत ही गुस्से में था। वह अपने ड्राइवर और उसके बगल में पैसेंजर सीट पर बैठे हुए अपने असिस्टेंट अर्जुन पर गुस्सा कर रहा था। यह और कोई नहीं बल्कि साहिल रंधावा था। वे किसी काम से मीटिंग के लिए जा रहे थे, पर रास्ते में ही उन्हें इतनी ट्रैफिक का सामना करना पड़ गया। अपने ड्राइवर और असिस्टेंट पर जी भर के गुस्सा कर लेने के बाद उसने अपने कार की साइड विंडो ओपन की और बाहर देखने लगा। तभी उसकी नज़र स्कूटी पर बैठी एक लड़की पर गई, जिसे देखने से ही पता चल रहा था कि वह लगभग 25-26 साल की होगी। उसने नीचे से ब्लू जीन्स और उसके ऊपर वाइट कुर्ती डाली हुई थी और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। दिखाने में सिंपल पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इस वक्त उसने अपना हेलमेट निकला हुआ था, जिस वजह से उसका खूबसूरत चेहरा साहिल रंधावा देख पा रहा था। उसे देख उसकी आंखों में एक हवस दिखने लगी। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान आ गई। वह अपने असिस्टेंट की ओर मुड़ा और उसे उस लड़की को दिखाते हुए बोला, मुझे आज रात के लिए वह लड़की अपने बिस्तर पर चाहिए। असिस्टेंट उस ओर मुड़ा तो वहां उसे एक मासूम और सीधी सादी लड़की को देखा। उसे उस पर बहुत दया आ रही थी और साथ में उसे अपने बॉस से और खुद से भी घिन हो रही थी, क्योंकि जब भी उसके बॉस उसे किसी लड़की को उठाने को कहते थे तो सारा काम अर्जुन खुद ही करता था। आज तक जिस भी लड़की का साहिल रंधावा ने रेप किया है, उनका जिम्मेदार अर्जुन खुद को मानता था। वही साहिल रंधावा भी उसके चेहरे को देख उसके दिल की बात समझ गया, पर उसने इन सबको इग्नोर किया और उस लड़की के चेहरे और पूरे जिस्म को अपनी हवस भरी निगाहों से घूरने लगा। 0/0 0/0 राजवंश कॉरपोरेशन। राजवंश कॉरपोरेशन के सामने बहुत सारी महंगी गाड़ियां रुकी, जिसमें से बहुत सारे बॉडीगार्ड निकले। एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ा और एक गाड़ी का दरवाजा खोला। उसमें से आहिल बहुत ही स्टाइल से उतरा। वह कंपनी की ओर बढ़ा और सीधे अपने केबिन में पहुंचा। उस केबिन को देख उसकी आंखों में आंसू भर गए। वह सीईओ की चेयर के पास गया और उसे छूते हुए बोला, भाई मैं आपकी जगह कभी नहीं लूंगा। यह आपका अधिकार और यह आपकी जगह है जिस पर सिर्फ आप बैठोगे और कोई नहीं, लेकिन आपके आने तक मैं आपकी पोजीशन की रक्षा करूंगा। ये बोल वह मुस्कुराते हुए उसी के बगल में अरेंज किया चेयर और डेस्क पर जाकर बैठ गया। तभी किसी ने उसके केबिन को नॉक किया, जिससे वह बोला, कम इन। उसके ये बोलते ही एक लड़का जो लगभग उसी की उम्र का था वह अंदर आया और सिर झुकाकर बोला, सर मैं आपका असिस्टेंट हूँ देवेश। ठीक है देवेश, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखा, मुझे लॉयल लोग अपने साथ ज्यादा पसंद है। जी सर, मैं आपकी बात समझ गया। ये बोल उसने अपना सिर झुका लिया। सर मेरे लिए कोई ऑर्डर है? उसकी बात पर आहिल बोला, मुझे पिछले 1 साल के हमारे हर ब्रांच के ग्रोथ रिपोर्ट चाहिए। इतना ही नहीं, आजकल जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो भी प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं उन सब की फाइल मुझे लाकर दो, और जितने भी टेंडर्स भरे गए हैं मैं चाहता हूं कि तुम उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर मुझे दो। उसकी बात सुन देवेश, जी सर, बोल वहां से चला गया और कुछ देर बाद वह एक फाइलों की ढेर के साथ केबिन के अंदर आया और उसे आहिल के सामने रख दिया। उसने देवेश को जाने का इशारा कर फाइलों में बिजी हो गया। 0/0 हेल्थ केयर हॉस्पिटल मुंबई।
ये वही हॉस्पिटल था जिससे माहेश्वरी को जॉब ऑफर मिला था। पूरे इंडिया में जितने भी हेल्थ केयर हॉस्पिटल के ब्रांचेस थे वह सभी राजवंश इंडस्ट्रीज के अंडर ही आता था। इस वक्त माहेश्वरी हॉस्पिटल के डीन के साथ मीटिंग कर रही थी। डीन माहेश्वरी के काम और उसके रिजल्ट को देख बोले, ठीक है डॉक्टर माहेश्वरी, आज से आप हमारे हेल्थ केयर हॉस्पिटल की साइकेट्रिस्ट होगी। आपको आपके क्लाइंट जल्द ही मिल जाएंगे। उनकी बात सुन माहेश्वरी मुस्कुरा दी। तभी डीन ने किसी को बुलाया और उसे माहेश्वरी से इंट्रोड्यूस करते हुए बोले, डॉक्टर माहेश्वरी, यह है डॉक्टर रिधान मेहरा। ये भी आप ही की तरह साइकेट्रिस्ट है और आपका केबिन इनके केबिन के ही बगल में है। डॉक्टर रिधान, प्लीज आप हमारी नई डॉक्टर माहेश्वरी को उनका केबिन दिखा दीजिए और उन्हें काम भी समझा दीजिए। डॉक्टर रिधान जब से केबिन में आया था और उसने माहेश्वरी की खूबसूरती को देखा था तब से वह उसी में खो गया था। डीन के उसे आवाज देने पर वह होश में आया और हड़बड़ाते हुए जल्दीबाजी में बोला, जी डीन, आप सही कह रहे हैं, मैं डॉक्टर माहेश्वरी को उनका केबिन भी दिखा दूंगा और उनका काम भी समझा दूंगा। फिर हाथ से इशारा करते हुए बोला, प्लीज डॉक्टर माहेश्वरी दिस वे। माहेश्वरी ने भी सिर हिलाया और डीन को विश कर डॉक्टर रिधान के साथ चली गई। वही उस हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में एक आदमी घायल लेटा हुआ था और उसके सामने दो लोग खड़े उसे घूर रहे थे। घायल आदमी निखिल था और उसके सामने आर्यव और अरुण उसे घूर रहे थे। आर्यव उसे देख ठंडी और डरावनी आवाज में बोला, तुम्हारी ये हालात कैसे हुई? उसकी बात सुन निखिल एक फिकी हंसी हंसते हुए बोला, अरे यार जाने भी दे, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं लगी है मुझे और ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा है। उसने इतना बोला ही था कि एक दर्द भरी चीज पूरे रूम में गूंज गई। अरे यार बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दे यार। निखिल आर्यव से अपना हाथ छुड़ाने हुए बोला, क्योंकि जिस हाथ में निखिल को चोट लगी थी आर्यव ने उसी हाथ को दबा दिया था। तुम तो कह रहे थे तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, अब तुम्हें दर्द हो रहा है। उसकी यह बात सुन निखिल ने अपना सिर पीट लिया। उसकी इस हरकत को आर्यव ने इग्नोर किया और फिर से अपने सख्त आवाज में बोला, चुपचाप बताओ तुम्हारी हालत हुई कैसे? निखिल ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम तो जानते हो ना, इंडिया आने के बाद दादाजी के कहने पर मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन लगता है डैड और उनके दूसरे बेटे को मेरा बिजनेस ज्वाइन करना पसंद नहीं आया। कल जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया। वह लोग तो मुझे खाई से नीचे फेंक देना चाहते थे, पर सही टाइम पर तुम्हारे गार्ड्स ने आकर मुझे बचा लिया, पर मैंने उनकी बात सुन ली थी, उन्हें डैड ने ही भेजा है। उसकी बात खत्म होते ही अरुण गुस्से से बोला, निखिल सर, मुझे तो समझ में नहीं आता आपके डैड आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर कोई बाप ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बात सुन निखिल के चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखने लगी। वही उसकी बात सुन आर्यव भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, पर निखिल ने उसे शांत करते हुए बोला, आर्यव, मैं नहीं चाहता तुम उनसे कुछ भी कहो या उनके साथ कुछ भी करो, यह मेरा मैटर है और मैं इसे खुद सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं इतने सालों से चुप था इस उम्मीद में कि वह लोग सुधर जाएंगे, पर अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, सो डोंट वरी, अब मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जिसे देख आर्यव ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से जाते हुए बोला, तो जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि उनसे अपना बदला ले सको, और मैं जा रहा हूँ, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। क्या आज भी तुझे तेरे दोस्त से ज्यादा तेरी मीटिंग प्यारी है? अरे मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है, मैं तेरा इकलौता दोस्त हूँ यार। निखिल पीछे से चिल्लाते रह गया, पर आर्यव नहीं रुका। इस वक्त आर्यव हॉस्पिटल के एग्जिट गेट की ओर बढ़ रहा था। वहीं माहेश्वरी डॉक्टर रिधान से बात करते हुए एग्जिट गेट की ओर ही बढ़ रही थी। उसने केबिन देख लिया था और अपना काम भी समझ लिया था। अगले हफ्ते से वह काम पर आने भी वाली थी। माहेश्वरी ने डॉक्टर रिधान से विदा लिया और वह बाहर की ओर चली गई। माहेश्वरी आर्यव के बगल से गुजर कर गई। उसके बगल से गुजरते ही आर्यव के दिल को अचानक से ठंडक ने छू लिया, जिससे उसके कदम अपने आप रुक गए। वह इस ठंडक को जानता था, यह वही ठंडक थी जो हमेशा उसके दिल को सुकून पहुंचती थी, जो उसे जिंदगी में सिर्फ एक बार अपनी स्टारलाइट से आई थी, जिससे वह समझ गया कि माहेश्वरी उसके आसपास ही है। उसकी आंखें बेचैन हो गई और वह चारों ओर सार घुमाकर माहेश्वरी को ढूंढने लगा। वही अरुण अपनी बॉस की हरकत देख बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसके बॉस कभी भी ऐसी हरकतें तो नहीं करते थे, पर कुछ देर तक जब आर्यव को माहेश्वरी ढूंढने से भी नहीं मिली तो वह मायूस हो गया और हॉस्पिटल से बाहर चला गया। तारांकन, कैसा होगा वायु का स्कूल लाइफ? तारांकन, क्या साहिल रंधावा उस अनजान लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने में कामयाब हो पाएगा? तारांकन, क्या आर्यव और माहेश्वरी मिल पाएंगे? गाइस प्लीज आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। लेट्स कंटिन्यू। 28 आर्यव और माहेश्वरी का आमना सामना और आर्यव का पागलपन। अब तक माहेश्वरी ने डॉक्टर विधान से विदा लिया और वह बाहर की ओर चली गई। माहेश्वरी आर्यव के बगल से गुजर कर गई।
उसके बगल से गुजरते ही आर्यव के दिल को अचानक से ठंडक ने छू लिया, जिससे उसके कदम अपने आप रुक गए। वह इस ठंडक को जानता था, यह वही ठंडक थी जो हमेशा उसके दिल को सुकून पहुंचती थी, जो उसे जिंदगी में सिर्फ एक बार अपनी स्टारलाइट से आई थी, जिससे वह समझ गया कि माहेश्वरी उसके आसपास ही है। उसकी आंखें बेचैन हो गई और वह चारों ओर सार घुमाकर माहेश्वरी को ढूंढने लगा। वही अरुण अपनी बॉस की हरकत देख बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसके बॉस कभी भी ऐसी हरकतें तो नहीं करते थे, पर कुछ देर तक जब आर्यव को माहेश्वरी ढूंढने से भी नहीं मिली तो वह मायूस हो गया और हॉस्पिटल से बाहर चला गया। अब आगे माहेश्वरी वायु को घर में छोड़कर अपने हॉस्पिटल और कॉलेज के कामों के लिए गई थी। वह जाने से पहले वायु के लंच, उसके स्नैक्स और उसकी सिक्योरिटी का भी इंतजाम करके गई थी, पर इस वक्त वायु घर में अकेला नहीं था। वह लिविंग रूम में सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। भले ही वह 5 साल का था, पर उसके आसपास से इतना डरावना और डोमिनेटिंग ऑरा निकल रहा था कि कोई भी उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाए। इस वक्त उसके आसपास ब्लैक यूनिफॉर्म में 5 बॉडीगार्ड खड़े थे, जिनके सीने पर रेड कलर के बैजेस थे, और उनके आगे एक और शख्स खड़ा था जो कि उन 5 का लीडर लग रहा था। उन सभी ने वायु के सामने अपना सिर झुकाकर रखा हुआ था, जिससे पता चल रहा था कि वायु उन सबका बॉस है। वह आदमी बोला, सर मैम का कोई पता लगवाने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुन वायु अपने 2 उंगलियों को माथे पर रब करते हुए बोला, क्या फिर से कोई मॉम की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? यस सर, वह शख्स इज्जत भरी आवाज में बोला। उसकी बात सुन वायु कुछ सोचने लगा। उसे कुछ ना बोलते देख वह शख्स आगे बोला, सर क्या आप चाहते हैं कि हम पिछली बार की तरह इस बार भी उन सबको ठिकाने लगा दे? नहीं विनाश, इस बार नहीं। मुझे लगता है कि जो भी मोम की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है वह एक ही इंसान है, तो इस बार उन्हें ठिकाने मत लगाओ। इस बार पता करो कि कौन है वो जो मोम की इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा है। वायु एक ऑर्डर रिंगटोन में बोला। उसकी बात सुन विनाश, जी सर, बोल वहीं पर खड़ा हो गया। उनके यूं खड़े रहने से वायु उन्हें देख बोला, अब तुम सब अपने काम में लग जाओ और याद रहे मोम के पीछे हमेशा सिक्योरिटी रहनी चाहिए और मोम का इसका पता बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। अब जल्दी जल्दी जाओ वरना मोम आ गई तो उनके सामने हमारी पोल खुल जाएगी, वायु बोला। उसकी बात सुन सभी लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही वायु खुद से बोला, आखिर यह इंसान है कौन जो मेरी मोम के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? इस बारे में मुझे बड़े मामू से बात करनी होगी। 0/0 0/0। वहीं दूसरी तरफ आर्यव अपनी कार से अपने ऑफिस की ओर जा रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। उसके कार के आगे और पीछे सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे गार्ड्स की गाड़ियां भी चल रही थी। वह माहेश्वरी के बारे में ही सोच रहा था कि तभी ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगा दी, जिससे सभी को झटका लगा। उसकी इस हरकत पर आर्यव जो पहले से ही बेचैन था वह गुस्से से बोला, व्हाट द हेल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखकर नहीं चला सकते गाड़ी? उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज सुन ड्राइवर के साथ साथ अरुण भी कांप गया। ड्राइवर डरते हुए हकलाकर बोला, सर वह गाड़ी के आगे को कोई आ गया है। उसकी बात सुन आर्यव गुस्से से आग बबूला हो गया। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह आर्यव राजवंश के गाड़ी के आगे आए? लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। ये बोल वह गुस्से से गाड़ी से उतर गया। वही उसके गुस्से का अंदाजा अरुण को भी लग गया था, इसलिए वह भी उसके साथ ही गाड़ी से उतर गया। आर्यव जब गाड़ी के सामने आया तो उसने देखा कि एक लड़की बड़ी ही डरी सहमी सी उनके गाड़ी के आगे बैठी हुई है। उसके बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था, जिस वजह से आर्यव उसका चेहरा देख नहीं पाया, पर फिर भी उसे कुछ तो अजीब फीलिंग आ रही थी। पर उसने अपनी फीलिंग को इग्नोर किया और उस लड़की पर चिल्लाते हुए बोला, आर यू मैड यू डफर गर्ल? अगर सुसाइड करने का मन है तो किसी और गाड़ी के आगे जाओ, मेरी गाड़ी के आगे आने की क्या जरूरत थी? उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज सुन वह लड़की डर गई और डरते हुए सिर घुमाकर उसने आर्यव को देखा। जैसे ही आर्यव ने उस लड़की का चेहरा देखा, अभी तक गुस्से से आग उगलती उसकी काली क्रिस्टल आंखें एकदम से शांत हो गई। वह ध्यान से अपने सामने उस लड़की को देखने लगा। इस लड़की को ढूंढने के लिए ना जाने उसके कितने ही टीम मेंबर्स को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। इस लड़की को ढूंढने के लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे, पर वह उसे कहीं नहीं मिली और यूं अचानक 5 साल बाद उसे वह लड़की मिल रही थी। उसके कार के सामने आए लड़की और कोई नहीं बल्कि माहेश्वरी थी। माहेश्वरी अपने अपार्टमेंट की ओर ही जा रही थी कि तभी उसने देखा कि एक पपी रास्ते में डरा सहमा हुआ आसपास देख रहा है और गाड़ियों से बचने की कोशिश कर रहा है। उस पपी को देख माहेश्वरी को उस पर दया आ गई। उसने अपनी कार एक साइड रोकी और जल्दी से दौड़कर उस पपी के पास जाने लगी। तभी उसने देखा कि सामने से कुछ गाड़ियां तेजी से आ रही है और उस पपी को कुचलना ही वाली है, जिसे देख वह दौड़ते हुए उस पपी को पकड़े गाड़ी के सामने आ गई, पर ड्राइवर के सही टाइम पर ब्रेक लगा लेने से माहेश्वरी बच गई।
इस वक्त माहेश्वरी अपनी डरी हुई हरी आंखों से आर्यव को देख रही थी। वही आर्यव अपनी गहरी नजरों से माहेश्वरी को देख रहा था। उसका दिल इस वक्त बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। अपने दिल को शांत करने के लिए उसने अपने हाथ से अपने दिल को थपथपाया, जैसे कह रहे हो शांत हो जाओ, उछल के बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। वही अपने बॉस को अचानक से शांत होता देख अरुण भी हैरान रह गया, पर जैसे ही उसकी नज़र भी माहेश्वरी की हरी आंखों पर गई, वह मामला थोड़ा थोड़ा समझने लगा। उसकी आंखों में भी एक चमक सी आ गई है। माहेश्वरी ने अपनी नजरें आर्यव से हटाए और अपनी जगह पर खड़ी होकर अपने गोद से पपी को अलग कर उसे ध्यान से देखने लगी कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई है। जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि पपी को कहीं भी चोट नहीं आई है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उस मुस्कान को देख आर्यव देखता ही रह गया, इतनी प्यारी मुस्कान थी उसकी। माहेश्वरी पपी को देख बोली, अच्छा हुआ जो तुम्हें चोट नहीं लगी। ये बोल वह मुस्कुराने लगी। उसकी मीठी आवाज आर्यव के कानों में घुल सी गई। वह इस आवाज को भी कभी नहीं भूल सकता था। ये वही आवाज थी जिसने उसे पुकारा था। यह वही आवाज थी जो उसके सिर्फ बेहोश हो जाने पर रो रही थी। तभी माहेश्वरी आर्यव की ओर मुड़ी तो उसने पाया कि सामने खड़ा इंसान उसे ही घूर रहा है, पर उसने उसकी नजरों को इग्नोर किया और उसे देख एक गिल्टी टोन में बोली, आई एम सॉरी सर, वह आपकी कार के आगे ये पपी था। मैं तो बस इसे बचाना चाहती थी और आपको भी, क्योंकि अगर आपकी कार से इस पपी की जान चली जाती तो आप पर एक प्यारे से पपी की हत्या का पाप चढ़ जाता। तो देखा मैंने आपकी भी और पपी की भी, दोनों की जान बचा ली और मेरा सुसाइड करने का कोई इरादा नहीं है, सच में महादेव की सौगंध। ये बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और मासूमियत से अपनी पलकें झपकाने लगी। वही उसकी बात सुन और उसके चेहरे के मासूम भाव देख आर्यव के चेहरे पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई। वह तो अभी भी खोया हुआ था, पर पीछे से अरुण के उसे हिलाने पर वह होश में आया। अरुण कब से देख रहा था कि उसके बॉस एकदम बेख्याली में सामने खड़ी लड़की को ही देख रहे हैं, इसलिए उसने अपने बॉस को होश में लाने के लिए उसे हिलाया ताकि वह सामने खड़ी प्यारी लड़की से बात कर सके। होश में आते ही आर्यव बोला, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू। वह इससे आगे और कुछ बोल पाता कि तभी माहेश्वरी का फोन बज उठा। माहेश्वरी आर्यव को देख एक्सक्यूज मी बोल अपनी पैंट की जेब से फोन निकाला। उसने कॉल आईडी देखी तो वह परेशान हो गई। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ दिखने लगे। उसने फोन पिक कर अपने कान में लगाया और जैसे ही सामने वाले की बात सुनी तो उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखने लगा। क्या हॉस्पिटल? लेकिन वह वहां पहुंच कैसे? आंटी प्लीज आप उसकी देखभाल कर लीजिए, मैं बस आ रही हूँ। ओके ठीक है, आप उसे फोन दे दीजिए। वायु बेबी मैं आ रही हूँ। ओके आप अपना इलाज करवा लो तब तक। ठीक है ना मॉम आ रही है, बस वेट करो 2 मिनट। ये बोल वह हड़बड़ी में वहां से चली गई। वहीं उसकी बातें तो अभी तक आर्यव के कानों में गूंज रही थी। उसे तो माहेश्वरी की बस एक ही बात उसके कानों में गूंज रही थी, मॉम बस आ रही है। इसका क्या मतलब था? वह किसी की माँ थी, उसका एक बच्चा था। वही अरुण भी अपने बॉस के चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर पता लगा पा रहा था कि उसके बॉस अभी क्या सोच रहे हैं। उसे भी अपने बॉस के लिए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। एक तो वह 5 साल से एक ही लड़की से प्यार करते आए और उसे इतना ढूंढा और अंत में जब वह मिली तो उसका एक बच्चा है। आर्यव अपनी होश में आया और गाड़ी में बैठा। उसके बैठते ही अरुण भी गाड़ी में बैठ गया। अरुण को वैसे तो पूछने में बहुत डर लग रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, सर कहाँ जाना है? विला चलो। उसके ये कहते ही ड्राइवर ने कार विला की ओर बढ़ा दिया। 0/0। दूसरी तरफ हेल्थ केयर हॉस्पिटल के एक नॉर्मल वार्ड में वायु बेड पर लेटा हुआ था और उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और वहां से माहेश्वरी अंदर आई। अपनी मॉम को देख वायु की आंखों में डर साफ साफ दिखने लगा। अगर उसकी मॉम को पता चल गया कि उसने क्या किया तो उसे बहुत डांट पड़ने वाली थी। वायु के बगल में ही उनके पड़ोस में रहने वाली आंटी खड़ी थी। माहेश्वरी आते ही वह वायु के पास बैठ गई और फिक्र भरी आवाज में बोली, वायु बच्चा क्या हुआ, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? ये बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी मॉम को रोते देखा वायु को भी ये बहुत गिल्टी फील हो रहा था। उसकी नजरें झुक गई। तभी उनकी पड़ोस में रहने वाली आंटी आगे आए और बोली, बेटा तुम्हारा बेटा तो बहुत ही ज्यादा शैतान निकला। 5 साल के बच्चे इतनी खतरनाक शैतानी करते हैं क्या? आप कहना क्या चाहती है आंटी, क्या किया इसने? माहेश्वरी परेशान भरी आवाज में पूछ पड़ी। तो वह आंटी बोली, तुम्हारी लोन में जो पेड़ है ना, तुम्हारा बेटा उसी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ कोशिश ही नहीं बल्कि चढ़ चुका था। जब मैंने इसे देखा तो यह नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने देखा कि यह नीचे गिर गया है तो मैं इसके पास दौड़ के आए और इस हॉस्पिटल लेकर आ गई। उनकी बात सुन माहेश्वरी गुस्से से वायु को देखने लगी, पर उसने इस बार कुछ कहा नहीं। वही वायु अपनी मॉम को कुछ कहता न पाकर समझ गया कि इस बार माहेश्वरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसे पता था जब भी महेश्वरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था तो वह कुछ भी नहीं बोलती थी, बस साइलेंट होकर अपना गुस्सा जाहिर करती थी।
वह आंटी की ओर मुड़ी और उन्हें थैंक यू बोल रेस्ट करने के लिए घर जाने को बोली। उसकी बात मान वह आंटी भी अपने घर चली गई। कुछ देर बाद वायु को भी डिस्चार्ज मिल गया और माहेश्वरी उसे लेकर घर आ गई। घर पहुंचने के बाद भी माहेश्वरी ने वायु से कोई भी बात नहीं की थी, जिस वजह से वायु को इस वक्त सच में बहुत बुरा लग रहा था। वह तो पेड़ में चढ़ने और उतरने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था, बस आज उससे थोड़ी सी गलती हो गई जिस वजह से उसका पैर फिसल गया और नीचे गिर गया, वरना वह बिल्कुल भी नहीं गिरता। लेकिन अब गलती तो उससे हुई थी और उस गलती की वजह से उसकी मॉम नाराज थी, तो उसे अब अपनी मॉम को मानना था। 0-0/0 0/0 AR विला के बाहर आर्यव की कार रुकते ही वह बिना किसी को देखे अंदर की ओर बढ़ गया। उसे देख अरुण भी उसके पीछे पीछे चल दिया। लिविंग रूम में पहुंचते ही उसने एक नज़र पूरे घर को देखा, फिर गुस्से से सारा सामान इधर उधर पटकने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, वह किसी और की नहीं हो सकती, वह मेरी है, सिर्फ मेरी। ये बोल वह लिविंग रूम में रखे हर एक सामान को तोड़ने फोड़ने लगा। वही उसकी यह हरकत देख सभी गार्ड और सभी सर्वेंट हैरान और डरे हुए दोनों थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बॉस को हो क्या गया है जो कि वह इतनी ज्यादा गुस्से में है। अरुण ने भी बीच में नहीं बोला क्योंकि वह जानता था अगर उसने इस वक्त बीच में बोला तो उसकी खैर नहीं। उसने इंतजार किया कि कब आर्यव का गुस्सा शांत हो। थोड़ी देर तक तोड़फोड़ कर लेने के बाद कुछ हद तक आर्यव शांत हुआ। वह जमीन पर बैठ गया और अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाल उसे जलाकर पीने लगा और दूसरे हाथ से अपने एंटीक लाइटर से खेलने लगा। वह इस वक्त किसी पागल साइको से काम नहीं लग रहा था। उसे इस तरह देखकर सभी सर्वेंट डर के मारे थर थर कांप रहे थे। तभी अरुण हिम्मत करके आगे आया और डरते हुए बोला, सर मुझे लगता है कि हमने सुनने में गलती की हो, या फिर हो सकता है कि सच्चाई जो हमने सुना है उससे अलग हो। हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। सर आपने 5 साल उनका इंतजार किया है तो एक और कोशिश करने में क्या हर्ज है। उसकी बात सुन आर्यव ने एक नज़र उसे देखा और उसकी बातों को ध्यान से सोचा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह अरुण को देख मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही कहा अरुण, बिल्कुल सही। मैंने 5 साल उसका इंतजार किया है। उसे ढूंढने में कितनी मेहनत की है मैंने, तो सिर्फ इस वजह से कि वह किसी और की है, सिर्फ इस वजह से कि वो किसी बच्चे की माँ है, तो क्या मैं उसका पीछा छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। चाहे वह किसी और की हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मेरा होना ही होगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से, मेरा होना होगा। जाओ और पता करो उसके बारे में, साथ ही उसकी शादी किससे हुई है इसकी भी मुझे सारी जानकारी चाहिए और तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का वक्त है। ये बोल वह सिगरेट के कश लेते हुए खुद से ही बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो स्टारलाइट। भले ही तुम इस वक्त किसी और की हो, लेकिन मैं तुम्हें उससे छीन लूंगा और खुद का बना लूंगा। इस बार मैं तुम पर गिव अप नहीं करूंगा, इस बार मैं गिव अप बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये बोल वह जोर जोर से शैतानों की तरह हंसने लगा। उसकी इतनी डरावनी हंसी सुन अभी तक 5-6 सर्वेंट बेहोश हो चुके थे और बाकी बचे लोग डर के मारे कांप रहे थे। वही अरुण अपने बॉस की बात सुन, जी सर, बोल वहां से चला गया। भले ही वह जानता था कि उसके बॉस ने उसे जो करने को कहा है वह एक तरह से गलत है, पर वह फिर भी वो ये काम करना चाहता था अपने बॉस के लिए। उसने अपने बॉस को इतने सालों तक अकेलेपन में रहते हुए देखा था, इतने सालों तक बस दर्द सहते हुए देखा था। पहली बार उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया जिसकी वजह से उसके बॉस खुशी मिली, और वह नहीं चाहता था कि उससे उनका सुकून, उनकी खुशी छीन जाए। चाहे माहेश्वरी किस और किसी क्यों ना हो, पर फिर भी वह हर कीमत पर उसके बॉस की ही होगी। ये सोच वह अपने काम में लग गया। तारांकन कैसे मनाएगा वायु माहेश्वरी को? तारांकन क्या आर्यव के सामने आ जाएगा माहेश्वरी और वायु का सच? तारांकन किस हद तक जाएगा आर्यव माहेश्वरी को अपना बनाने के लिए? तारांकन क्या होगा जब आर्यव के इस पागलपन के बारे में माहेश्वरी को पता चलेगा? यार आप सब स्टोरी 2 सुनते हो, मेगा सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी लाइक कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। 29 आहिल के फैसले और सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी और शी इज अनमैरिड। अब तक ये बोल वह जोर जोर से शैतानों की तरह हंसने लगा। उसकी इतनी डरावनी हंसी सुन अभी तक 5-6 सर्वेंट बेहोश हो चुके थे और बाकी बचे लोग डर के मारे कांप रहे थे। वही अरुण अपने बॉस की बात सुन, जी सर, बोल वहां से चला गया। भले ही वह जानता था कि उसके बॉस ने उसे जो करने को कहा है वह एक तरह से गलत है, पर वह फिर भी वो ये काम करना चाहता था अपने बॉस के लिए। उसने अपने बॉस को इतने सालों तक अकेलेपन में रहते हुए देखा था, इतने सालों तक बस दर्द सहते हुए देखा था। पहली बार उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया जिसकी वजह से उसके बॉस खुशी मिली, और वह नहीं चाहता था कि उससे उनका सुकून, उनकी खुशी छीन जाए। चाहे माहेश्वरी किस और किसी क्यों ना हो, पर फिर भी वह हर कीमत पर उसके बॉस की ही होगी। ये सोच वह अपने काम में लग गया। अब आगे। अगले दिन एमवी हाउस। माहेश्वरी ब्रेकफास्ट बना रही थी और वायु किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था।
उसके चेहरे पर इस वक्त इतने मासूम एक्सप्रेशन थे कि कोई कह ही नहीं सकता था कि उसकी कोई डेविल साइड भी हो सकती है, पर उसके चेहरे पर एक उदासी भी साफ साफ देखी जा सकती थी क्योंकि कल से उसकी मॉम ने उससे बात नहीं की थी। वह कब से अपनी मॉम को ही देखे जा रहा था। माहेश्वरी ने भी यह महसूस कर लिया था कि वायु उसे ही देख रहा, पर फिर भी उसने उसे इग्नोर किया। जब वायु से रहा नहीं गया तो वह किचन में माहेश्वरी के पीछे खड़ा हो गया। माहेश्वरी ने पीच कलर का अनारकली सूट पहन हुआ था जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। वायु ने उसके सूट का दुपट्टा अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। पहले तो माहेश्वरी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर जब उससे रहा नहीं गया तो वह वायु के हाथ से अपनी दुपट्टा छुड़ाते हुए गुस्से में बोली, क्या है अब तुम्हें? चुपचाप से बाहर डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठ सकते? कल तुमने मुझे जितना परेशान किया उससे तुम्हारा मन नहीं भरा, जो और परेशान करना चाहते हो मुझे। अपनी मॉम की इतनी गुस्से भरी आवाज सुन वायु एक पल के लिए सहम सा गया। वायु भले ही पूरी दुनिया के लिए एक डेविल बॉय हो, लेकिन अपनी मॉम के लिए वह उनका बेटा था। वह इस दुनिया में सिर्फ अपनी मॉम से ही डरता था। वायु को खुद से यूं डरता देख माहेश्वरी पीछे पलटकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिना आवाज किए रो रही थी, पर वायु को पता चल गया। वायु ने फिर से उसका दुपट्टा पड़ा और उदास आवाज में बोला, मॉम आप क्यों रो रही हो? प्लीज मत रो, मैं तो आपका बेटा हूं ना। मुझे डांटना तो आपका राइट है, फिर इस बात के लिए आप क्यों रो रही हो? और सॉरी मामा, मैंने कल आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। मैं आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे आप परेशान या दुखी हो जाओ। सॉरी मॉम। ये बोल वायु उसके दुपट्टे को पकड़े ही अपने दोनों कान पकड़ लिए। वही उसका सॉरी सुन माहेश्वरी पीछे मुड़ी और नीचे बैठ छत से वायु को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी। उसने वायु को छोड़ दिया, पर उसका रोना खत्म नहीं हुआ। वह रोते हुए ही वायु को देख बोली, तुम्हें पता भी है कल मैं कितनी ज्यादा डर गई थी, ये जान के कि तुम हॉस्पिटल में हो। मेरे दिल में कितना अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना जिस वजह से मॉम तुम्हें हॉस्पिटल में देखे। मॉम कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है वायु, लेकिन तुम्हें कुछ हो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम मुझसे दूर जाओ, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बोल माहेश्वरी ने फिर से वायु को अपने गले से लगा लिया। वायु ने भी अपने छोटे छोटे हाथों को माहेश्वरी के गले के चारों ओर लपेट दिया और अपनी प्यारी आवाज में बोला, सॉरी मॉम, आपका वायु आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। अब तो माफ कर दो, ठीक है? माफ किया, लेकिन याद रहे आगे से यह नहीं होना चाहिए। माहेश्वरी उसे उंगली दिखाकर वार्निंग देते हुए बोली। अपनी मॉम की बात सुन वायु सिर हिलाकर किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह बोला, ठीक है मॉम, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, पर आप भी कभी मुझसे बात करना बंद नहीं करेंगे, चाहे मैं कितनी ही बड़ी गलती क्यों न कर लूं। मॉम, अगर आप मुझसे बात करना बंद कर देगी तो फिर मेरा क्या होगा? आप जानती है ना, आपके बिना तो मेरे अस्तित्व का कोई वजूद ही नहीं है, इसीलिए आप कभी मुझसे दूर मत होना। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा और ना ही मैं तुमसे दूर जाऊंगी। जो भी तुम भी मुझसे छीनने की कोशिश करेगा ना, उसे माहेश्वरी राठौर से टकराना होगा, समझे तुम? यह माहेश्वरी ने वायु को एक डर और घबराहट के साथ अपने गले से लगा लिया। माहेश्वरी आज भी इस बात से डरती थी कि कभी कोई ऐसा इंसान ना आ जाए जो उससे उसका बेटा छीन ले। 0/0 0/0 राजवंश कॉर्पोरेशन के मीटिंग रूम में आज सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी जिन्हें आहिल ने ही बुलाया था। वहां सभी आहिल का ही वेट कर रहे थे। वहां मौजूद लोगों में पूरा राजवंश परिवार भी मौजूद था। तभी आहिल मीटिंग रूम में इंटर हुआ और सीधे जाकर सीईओ की चेयर पर बैठ गया। उसके आसपास से इस वक्त एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था जिससे सभी लोग उसे एडमायर करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे, पर आर्यन और मिस्टर अखिल को तो उसे देख जलन और नफरत हो रही थी। आहिल ने सभी को अपनी सख्त नज़रों से देखा और बोला, मैंने कल पिछले 1 साल की हमारी कंपनी की ग्रोथ रिपोर्ट और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जिन प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है वह सभी देखे हैं, और मुझे ये कहते हुए बड़ी ही शर्मिंदगी हो रही है कि ना तो हमारे कंपनी के ग्रोथ रिपोर्ट अच्छे हैं ना वह प्रोजेक्ट, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हायर मैनेजमेंट को हो क्या गया है जो कि वह आलतू फालतू प्रोजेक्ट जिनका कोई फ्यूचर नहीं है उसे अप्रूव कर दिया। इसीलिए मैंने कुछ नए रूल्स बनाए हैं और जो प्रोजेक्ट किसी काम के नहीं उन्हें मैंने रिजेक्ट कर दिया। आप सब लोग देख सकते हैं। ये बोल उसने अपने असिस्टेंट देवेश को कुछ इशारा किया और देवेश ने सभी शेयर होल्डर्स के आगे एक फाइल रख दी। जब सभी ने उस रिपोर्ट को देखा तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि इनमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जिन पर काम लगभग पूरा होने ही वाला था और उसे भी आहिल ने बंद करवा दिया था। पर उनकी हैरानी जल्द ही खत्म हो गई, क्योंकि न सिर्फ आहिल ने प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया था बल्कि उसकी वजह भी उसने साफ साफ मेंशन की थी और वह वजह उन्हें वैलिड भी लग रही थी। तभी उन सभी के कानों में आर्यन के गुस्से से चिल्लाने की आवाज आई, तुमने मेरे प्रपोज किए 5 प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया और मेरे अंडर चलने वाले 2 प्रोजेक्ट जो लगभग खत्म होने वाले हैं उन्हें भी बंद करवा दिया, और 3 प्रोजेक्ट उन पर लगभग आधा काम हो चुका है।
आवाज नीचे करके बात कीजिए। मिस्टर आर्यन, आप यहाँ के शेयर होल्डर हैं तो क्या हुआ? इस तरह से अपने ही कंपनी के सीईओ से बात करने का अधिकार नहीं है आपके पास। और रही बात मैंने ये क्यों किया है, तो उसकी वजह नीचे साफ साफ मेंशन है। और वन मोर थिंग, आपके काम को देखते हुए आपको डिमोट कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अकेले आप ही के अंडर किए गए प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी को पिछले 1 साल में 40% लॉस का सामना करना पड़ा है। मिस्टर आर्यन, मिस्टर आहिल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ आप ही के प्रोजेक्ट की वजह से हमारी कंपनी को इतना लॉस हो रहा है, ये हमें पता नहीं था, लेकिन इस रिपोर्ट में ये साफ साफ दिख रहा है, एक शेयर होल्डर बोला। तभी एक दूसरा शेयर होल्डर जो कि आर्यन का चमचा था, वह आहिल को देख बोला, पर मिस्टर आहिल, आपने तो आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट जो हमारी कंपनी के अंडर चल रहे थे उन्हें बंद करवा दिया है, इससे भी तो हमारा नुकसान होगा। उनका सवाल वैलिड था, जिस वजह से सभी शेयर होल्डर्स आहिल को ही देख रहे थे। उस सवाल को सुन मिस्टर अखिल, आर्यन, मिसेज कामिनी और निशा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वही मिस्टर अनिल अपने बेटे को परेशानी भरी नजरों से देख रहे थे, पर उन सब से अलग मिसेज अंजलि, मिस्टर पुरुषोत्तम, मिसेज मोहिनी और रूही आहिल को बड़े ही विश्वास की नजरों से देख रहे थे, जैसे कि उन्हें विश्वास हो कि आहिल जो करेगा कुछ सोच समझकर ही करेगा। और उनकी सोच सही साबित हुई भी। आहिल सभी शेयर होल्डर्स को देख बोला, आप सबको प्रोजेक्ट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोल उसने फिर से अपनी असिस्टेंट को कुछ इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही देवेश 2-3 फाइल्स सभी शेयर होल्डर्स के सामने रख दी। जब सभी ने उन फाइल्स को खोलकर पढ़ा तो सभी हैरान रह गए और हैरानी भरी नजरों से आहिल को देखने लगे। ये सब वह प्रोजेक्ट है जो हम अब शुरू करने वाले हैं। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स को जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छे साबित हो सकते हैं, उन्हें भी मैंने खरीद लिया है। ये हमारी कंपनी को प्रॉफिट दिलवाएंगे। और आप सबको पता ही होगा कि राजवंश अंपायर बहुत जल्द अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेशन करने के लिए एक कंपनी ढूंढ रहा है। उस प्रोजेक्ट को मैं हर कीमत पर हासिल करूंगा। उसकी बात सुन सभी को उस पर विश्वास हो गया, क्योंकि उनके सामने जिन प्रोजेक्ट की फाइल रखी गई थी वह बहुत ही बड़े थे और उन प्रोजेक्ट से राजवंश कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था। अब उन्हें ये भी यकीन हो गया था कि बहुत जल्द राजवंश अंपायर और राजवंश कॉरपोरेशन एक साथ काम करेंगे। कुछ घंटे की मीटिंग के बाद सभी लोग एक एक करके मीटिंग रूम से बाहर जाने लगे। मिस्टर अखिल, मिसेज कामिनी, आर्यन और निशा खुन्नस भरी नजरों से आहिल को देखते हुए मीटिंग रूम से चले गए। वही मिस्टर अनिल अपने बेटे को गर्व भरी नजरों से देख रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने अपने भाई को जाते हुए देखा तो वह भी आहिल से कुछ कहे बिना चले गए। मिसेज अंजलि को अपने पति को अपने बेटे से मुंह फेर जाता देख बहुत बुरा लग, पर वह कुछ नहीं बोली। वही मिस्टर पुरुषोत्तम, मिसेज मोहिनी, मिसेज अंजलि और रूही गर्व भरी नजरों से आहिल को देख रहे थे। मिस्टर पुरुषोत्तम आहिल के कंधों को थपथपाते हुए बोले, हमें आप पर गर्व है आहिल, हमारे पास इससे ज्यादा आपकी तारीफ के लिए शब्द नहीं है। ये बोल उन्होंने आहिल को एक गर्व भरी मुस्कान दी और सभी के साथ वहां से चले गए। वहीं आहिल भी मीटिंग रूम से अपने केबिन में आया और अपने केबिन के ग्लास वॉल से बाहर शहर को देखते हुए एक दृढ़ निश्चय से बोला, भाई मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। आप तो हमसे मिलने से रहे, लगता है हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी ताकि हम आपसे मिल सके। ये बोल वह मुस्कुरा पड़ा। 0-0/0, 0/0। साहिल रंधावा के एक फार्म हाउस में उसका असिस्टेंट शांतनु एक कमरे के बाहर खड़ा था और उसे कमरे के अंदर से आ रही आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। अंदर रूम में साहिल रंधावा एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, पर वह लड़की अलग नहीं थी, वह वही थी जिसके साथ वह पहले भी इंटीमेट हो चुका था। थोड़ी देर बाद वह उसे बेड पर बेजान सा छोड़ अपना बाथरोब पहनकर रूम से बाहर आया, पर जैसे ही उसने शांतनु का चेहरा देखा वह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने ना आव देखा ना ताव और जाकर शांतनु के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुस्से से बोला, तुम्हें एक काम दिया था वह भी नहीं हुआ तुमसे। अरे तुम्हें बस उस लड़की को पहले ऑफर देना था, उसके बाद अगर वह न माने तो उसे उठाकर लाना था, लेकिन तुम खाली हाथ लौट आए। तुम्हारी वजह से मुझे फिर से उस लड़की के साथ सोना पड़ा, जबकि मुझे तो उस लड़की की तलब थी जिसे मैंने देखा था। मुझे नहीं पता कैसे, पर तुम उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। सर मैंने उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकली है, इसलिए मैं उसे नहीं लेकर आ पाया, शांतनु सिर झुकाकर बोला। उसे साहिल रंधावा पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं सकता था। आखिर उस लड़की में ऐसा क्या खास है जो कि तुम उसे मेरे पास नहीं लेकर आ पाए? साहिल रंधावा शांतनु की बात सुन गुस्से से बोल पड़ा। वही उसका सवाल सुन शांतनु जवाब देते हुए बोला, सर उस लड़की का नाम आकांक्षा है और वह हमारे देश की सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी है। तो क्या हुआ, सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी हो या प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की ही क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मेरे पास लेकर आओ। कल तो तुम उसे नहीं लेकर आ पाए, लेकिन आज रात मुझे वह अपने बिस्तर पर चाहिए, किसी भी कीमत पर, और अगर वह नहीं आई तो तुम अपनी जिंदगी के बारे में भूल जाओ।
ये बोल साहिल रंधावा फिर से रूम के अंदर चला गया और उस लड़की के साथ, जो बेजान सी बिस्तर पर बिना कपड़ों की सफ़ेद चादर में लिपटी हुई थी, उसके साथ इंटीमेट होने लगा। 0/0 0/0 0/0 AR विला। एक कार बहुत ही स्पीड से AR विला के दरवाजे के आगे आकर रुकी। उस कार से अरुण अपने चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट लिए अंदर की ओर बढ़ा, पर जब उसने लिविंग हॉल को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि कल से अभी तक वह लिविंग हॉल साफ नहीं हुआ था और न ही आर्यव अपनी जगह से हिला था। उसके कपड़े पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके थे, बाल बिखेर चुके थे, आंखें उसकी लाल हो चुकी थी और आंखों के नीचे हल्के हल्के डार्क सर्कल्स भी दिखाई दे रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह रात भर नहीं सोया है। अरुण ने जमीन पर देखा तो वहां पर बहुत सारी शराब की बोतलें पड़ी हुई थी और बहुत सारे सिगरेट पड़े हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि पूरी रात आर्यव ने शराब और सिगरेट के साथ ही बिताई है। उसने एक नज़र सर्वेंट की ओर देखा तो उन्होंने भी अपना सिर झुका लिया। तभी विला का बटलर मोहन आगे आया। मोहन एक 55 साल के आदमी थे, जो कि आर्यव के पैदा होने से लेकर आज तक उसके साथ थे। उन्होंने आर्यव की जिंदगी के हर एक पड़ाव को देखा था। उनके लिए आर्यव उनके अपने बेटे जैसा था। मोहन अरुण को देख अपनी परेशानी भरी आवाज में बोली, अरुण बेटा देखो ना, आर्यव को क्या हो गया है। न ही उसने कल से हमें ये जगह साफ करने दी है और न ही वह खुद उठा है, बल्कि कल से लगातार शराब और सिगरेट पिए जा रहा है। अब तुम ही इसे रोक सकते हो। प्लीज बेटा, कैसे भी करके उसे रोको, वरना मैं उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मोहन काका की बात सुन अरुण उन्हें आश्वासन देते हुए बोला, काका आप चिंता मत कीजिए, अब बॉस ठीक हो जाएगा। ये बोल वह आर्यव के सामने गया और सिर झुकाकर हिचकिचाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बॉस। उसकी आवाज़ सुन आर्यव, जो अभी शराब की घूंट पीने ही वाला था, उसने शराब का गिलास जमीन पर रख दिया और अरुण को देख अपनी सख्त आवाज में बोला, तुम्हारी मॉर्निंग गुड तब होगी जब तुमने सही और अच्छी खबर लाए होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी गुड मॉर्निंग को बैड मॉर्निंग में बदलने मुझे टाइम नहीं लगेगा। आर्यव की बात सुन अरुण एक पल के लिए डर गया, पर तभी उसे याद आया कि उसकी खबर सुन उसके बॉस हैरान रहने वाले हैं, इसलिए वह मुस्कुराते हुए बोला, सर मैं आपके लिए 2 न्यूज़ लेकर आया हूँ, एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़ है। उसकी ऐसी पहेली जैसी बातें सुन आर्यव को बहुत गुस्सा आ रहा था। आर्यव अरुण को घूरते हुए बोला, अगर तुम अब ये पहेलियां वाला गेम खेल चुके हो तो मुझे जवाब दो, क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो उसकी। अरुण आर्यव की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, सर मैडम की शादी नहीं हुई है, शी इज अनमैरिड। पर उसकी बात सुन आर्यव के चेहरे पर एक चमक सी आ गई, पर सुन उसकी आंखें छोटी हो गईं। वह अरुण को घूरते हुए बोला, पर क्या तारांकन, क्या माहेश्वरी का डर जायज है? आहिल के प्रोजेक्ट बंद करवाने पर क्या आर्यन उसका बदला लेगा? तारांकन, क्या आकांक्षा अब बच पाएगी साहिल रंधावा के गंदे इरादों से? तारांकन, क्या इन्फॉर्मेशन लाया है अरुण? 30 आर्य के पास माहेश्वरी की इन्फॉर्मेशन और मैं बाप बन गया। अब तक आर्यव की बात सुन अरुण एक पल के लिए डर गया, पर तभी उसे याद आया कि उसकी खबर सुन उसके बॉस हैरान रहने वाले हैं, इसलिए वह मुस्कुराते हुए बोला, सर मैं आपके लिए 2 न्यूज़ लेकर आया हूँ, एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़ है। उसकी ऐसी पहेली जैसी बातें सुन आर्यव को बहुत गुस्सा आ रहा था। आर्यव अरुण को घूरते हुए बोला, अगर तुम अब ये पहेलियां वाला गेम खेल चुके हो तो मुझे जवाब दो, क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो उसकी। अरुण आर्यव की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, सर मैडम की शादी नहीं हुई है, शी इज अनमैरिड। पर उसकी बात सुन आर्यव के चेहरे पर एक चमक सी आ गई, पर सुन उसकी आंखें छोटी हो गईं। वह अरुण को घूरते हुए बोला, पर क्या? अब आगे आर्यव के पूछने पर अरुण हकलाते हुए बोला, पर सर क्या पर लगा रखा है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बताओ मुझे। आर्यन गुस्से से बोला। उसके इतने गुस्से भरी आवाज सुन अरुण डर गया, पर वह हिम्मत करके बोला, सर उनका नाम माहेश्वरी राठौर है, वह हिमाचल शिमला से है। आपने राठौर कॉर्पोरेशन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके चेयरमैन मिस्टर अभिनंदन राठौर और वाइस चेयरमैन उनके बेटे मिस्टर श्रीधर राठौर है। हाँ सुना है, तो तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहते हो ना कि? अरुण के अचानक से राठौर कॉर्पोरेशन और मिस्टर अभिनंदन का नाम लेने से आर्यव क्यूरियोसिटी से पूछ पड़ा। उसकी बात का जवाब देते हुए अरुण सिर हिलाते हुए बोला, यस सर, मैं वही कहना चाहता हूँ मैडम, यानी कि माहेश्वरी राठौर परिवार की बेटी है। मिस्टर अभिनंदन राठौर और उनकी पत्नी मिसेज जानवी राठौर के इकलौते बेटे मिस्टर श्रीधर राठौर है, और मिस्टर अभिनंदन राठौर के छोटे भाई हैं मिस्टर अरविंद राठौर और उनकी पत्नी जानवी राठौर है। मिस्टर अरविंद राठौर इस वक्त हिमाचल के सीएम हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा देवराज राठौर और छोटी बेटी माहेश्वरी राठौर। परिवार में एकलौती होने के कारण उन्हें सभी से बहुत ही ज्यादा लाड प्यार मिला है। आज से 5 साल पहले मैडम दिल्ली आई थी, क्योंकि यहाँ उनका नेशनल कथक डांस कंपटीशन था। मैडम कथक की एक प्रोफेशनल नृत्यांगना है। उस समय उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, जिसका नाम
वायु है वायु माहेश्वरी राठौर। उस बच्चे को गोद लेने के बाद जब मैडम ने चाहा कि समाज उसे अपनाए तो समाज ने उस छोटे से बच्चे के लिए बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे मैडम सह नहीं पाए। उनका यह फैसला बेवकूफ़ी भरा था, लेकिन उन्होंने फिर भी यह फैसला लिया कि वह पूरी दुनिया को और अपने बेटे को ये कभी नहीं बताएंगे कि उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है। पूरी दुनिया के सामने वह हमेशा अपने बेटे यानी वायु को खुद का ही खून कहेंगी। उनके इस फैसले में उनके पूरे घर वालों ने पूरे दिल से साथ दिया। मैडम के बाद पूरे राठौर परिवार की जान है वायु। सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, पर वायु सबसे ज़्यादा अपनी मॉम यानी मैडम से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए वह बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव हैं। जब मैडम ने दुनिया और समाज से ये कहा कि वायु उनका बेटा है तो आप जानते हैं कि क्या हुआ होगा। ये बोल वह आर्यव की ओर देखने लगा, जो बहुत ही ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उसे चुप होता देख आर्यव ने अरुण को अपनी बात जारी रखने का इशारा किया। मैडम की फैमिली मैडम और वायु के खिलाफ ये सब शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने मैडम से शादी करने को कहा, पर मैडम ने इसके लिए साफ मना कर दिया। लेकिन परिवार द्वारा ज़्यादा प्रेशर बनाने पर मैडम ने सभी से कह दिया कि अगर वह कभी शादी करेगी तो सिर्फ वायु के लिए करेगी। जिस दिन वायु को एक पिता की कमी महसूस होगी उस दिन वह शादी करेगी, वरना कभी नहीं। सर, यह कुछ और रिपोर्ट्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज तक मैडम ने वायु के लिए की है। ये बोल अरुण ने कुछ फाइल आर्यव के आगे बढ़ा दिया। आर्यव ने फाइल को लिया और वह बहुत ध्यान से उसे पढ़ने लगा, पर जैसे जैसे वह उस फाइल को पढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी आंखों में हैरानी साफ साफ नजर आ रही थी। उसे यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई लड़की किसी अनजान बच्चे को अपना मानकर उसके लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकती है। थोड़ी देर वह फाइल पढ़ने के बाद आर्यव उसे बंद करते हुए अरुण की ओर देख बोला, ठीक है, लेकिन वह यहाँ मुंबई में क्या कर रही है? सर, मैडम मुंबई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में PhD करने वाली है। मैडम बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, जिस वजह से उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई खत्म कर ली है और अब वह एक साइकेट्रिस्ट है। मैडम को हमारे ही हॉस्पिटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल से एज ए साइकेट्रिस्ट जुड़ने के लिए जॉब ऑफर मिला था और उन्होंने वह एक्सेप्ट कर लिया है। अब वह हेल्थ केयर हॉस्पिटल की एक साइकेट्रिस्ट है और उन्होंने अपने बेटे वायु को भी हमारे ही स्कूल शीतल इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करवाया है। उसके ये बोलते ही अचानक से आर्यव के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, तो मतलब वह मेरे पास है? मेरे बहुत पास है। वैसे मुझे देखो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्या मुझ में? उसने यह बात बड़े ही सनकीपन से कहा था, जिसे देख एक पल के लिए अरुण भी डर गया, पर वह खुद को संभालते हुए हकलाते हुए बोला, नहीं तो सर, कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा है। अरे ऐसे कैसे, तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? देखो मुझे, क्या मैं तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब नहीं लगता? आर्यव एक सनकी मुस्कान लिए बोला। उसकी यह बात सुन अरुण को कुछ समझ में आ रहा था, इसलिए वह अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आर्यव से पूछ बैठा, सर कहीं आप? बिल्कुल सही अरुण, बिल्कुल सही। जाओ और जाकर हमारे हॉस्पिटल के डीन से बात करो और उनसे कहो कि मैं आर्यन राजवंश अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ मेरी स्टेरॉइड से। ये बोल वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुन वहां खड़े सभी सर्वेंट और बॉडीगार्ड डर गए। अरुण बिना कुछ रिएक्ट किए यस सर बोल वहां से जाने लगा, पर वह जा पाता कि तभी आर्यव को कुछ याद आया और वह उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट रुको अरुण। जी सर, कुछ और भी काम है क्या? अरुण ने बोला। उसकी बात का जवाब देते हुए आर्यव एक मुस्कान लिए बोला, तुमने कहा ना तुम्हारी मैडम का एक बेटा भी है, इसका मतलब मैं बाप बन गया। तो स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाओ और उसे कहना कि मेरे बेटे को स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो प्रिंसिपल के साथ साथ उसे पूरे स्कूल के टीचरों को भी प्रॉब्लम होगी। अब जाओ। आर्यव की यह बात सुन अरुण लड़खड़ा गया। अगर उनके पास मोहन काका खड़े नहीं होते तो वह तो गिर ही जाता। वह सदमे से आर्यव को देख रहा था। आर्यव वह इंसान था जो ना तो लड़कियों को अपने आसपास भटकने देता था और बच्चों से तो जैसे उसे चिढ़ थी, और अब वह माहेश्वरी के प्यार में कहो या जुनून में इतना पागल हो गया था कि वह उससे जुड़े हर एक इंसान को अपना मान चुका था। सिर्फ अरुण ही नहीं, वहां खड़ा हर कोई इंसान, चाहे वह गार्ड्स हो या सर्वेंट हो या मोहन काका, वह सब भी सदमे में आर्यव को देख रहे थे। उन सबको ही माहेश्वरी के बारे में बताता कि उनके बॉस माहेश्वरी के लिए पागल है, पर इस हद तक कि वह उसके बच्चे तक को अपनाने के लिए तैयार हो गया। वह नहीं जानते थे शायद इसे ही प्यार कहते हैं। उन सबको ऐसी ही हालत में छोड़ते हुए आर्यव खुशी से सीटी बजाते हुए अपने रूम में चला गया। वहीं कुछ देर बाद अरुण भी अपने होश में आया और वह भी अपने काम में लग गया। 0/0 0/0 MV हाउस मास्टर बेडरूम में माहेश्वरी के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, जिसे देख वायु सिर पकड़े बिस्तर पर बैठा देख रहा था और अपनी मॉम को घूर रहा था। इनमें से कुछ कपड़े माहेश्वरी के खुद के थे और ज्यादातर तो वायु के ही थे। तभी माहेश्वरी के खुशी से चिल्लाने की आवाज आई, वायु बच्चा।
उसके इस तरह चिल्लाने से वायु तो एक पल के लिए डर गया कि कहीं उसकी मॉम को कुछ हुआ नहीं, पर तभी उसने अपनी मॉम की आवाज़ में खुशी महसूस की, जिस वजह से वह दूसरे ही पल रिलैक्स हो गया। उसने देखा कि उसकी मॉम उसकी तरफ कुछ कपड़े लेकर बढ़ रही है, पर तभी जमीन पर गिरे हुए कपड़ों के कारण वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। वह तो अच्छा हुआ कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। माहेश्वरी जमीन पर गिरे हुए ही वायु को देख मासूम शक्ल बनाकर बोली, वायु तुम अपनी मॉम को उठाने के लिए भी नहीं करोगे? उसकी इतनी मासूम शक्ल देख वायु मजाकिया मुस्कान के साथ बोला, मॉम आपने वह कहावत सुनी ही होगी, हम जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप पर यह कहावत बिल्कुल सूट करती है। आपने इतने कपड़े फैलाए हैं इसलिए आप गिर गई, अगर आप नहीं फैलाती तो नहीं गिरती ना। अपने बेटे की इतनी ज्ञान भरी बातें इतनी माहेश्वरी का मुंह बन गया। वह खुद उठी और वायु के पास जाकर अपने हाथ में पड़े हुए कपड़े को उस पर लगाते हुए बोली, इसमें मेरा बेटा हैंडसम लगेगा और क्यूट भी। ये बोल वह मुस्कुराने लगी। मॉम आपको कितनी बार बोला है मेरे लिए ये क्यूट वर्ड यूज मत करो, इसे लड़कियां यूज करती है लड़के नहीं, वायु चिढ़ते हुए बोला। उसे चिढ़ते देख माहेश्वरी ने उसके कान पकड़ लिए और उसे वार्निंग देते हुए बोली, क्या कहा तुमने? क्यूट ना बोलूं तुम्हें, लड़कियों के लिए यूज करते हैं ये शब्द, लेकिन तुम ये समझ लो बच्चों की मैं तो तुम्हें क्यूट ही बोलूंगी और तुम मुझे मना नहीं कर सकते, माँ हूं मैं तुम्हारी। ये बोल वह उसके कपड़े उतारने के लिए हाथ बढ़ा ही रही थी कि तभी वायु हड़बड़ाते हुए अपनी मॉम के हाथ को रोकते हुए बोला, मॉम अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं एक बॉय हूँ, इसलिए आप मुझे बिना कपड़ों के देखें, यह अच्छी बात नहीं है। आपके कपड़े मुझे दीजिए, मैं खुद बदल लूंगा। ये बोल उसने माहेश्वरी के हाथ से कपड़े ले लिए और बाथरूम में चला गया। वही उसकी यह हरकत देख माहेश्वरी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। बाथरूम के दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुन माहेश्वरी होश में आई और चिल्लाते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुम बड़े हो गए हो, कोई बड़े बड़े नहीं हुए, सिर्फ 5 साल के ही हो अभी, और बड़े होने की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे 20-21 साल के हो। और क्या तुमने यह नहीं सुना, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं, और मैं तुम्हारी मॉम, तुम मेरे लिए, तुम जिंदगी भर मेरे बेटे ही रहोगे। सुना तुमने? हाँ हाँ मॉम मैं सुन लिया, लेकिन मैं फिर भी बड़ा हूँ, लेकिन अब आपको अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए वरना आप लेट हो जाएंगी। उसकी बात सुन माहेश्वरी ने घड़ी में टाइम देखा तो वह खुद के सिर पर हाथ मारते हुए बोली, ओह नो, ये वायु का बच्चा ना हमेशा सही बोलता है, चलो मैं भी जल्दी से चेंज कर लेती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। ये बोल वह अपने कपड़े लेकर दूसरे बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वायु और माहेश्वरी एक बहुत बड़े मॉल के सामने खड़े थे। उस मॉल का नाम था पैराडाइज मॉल। वायु ने ब्लू पेंट और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, पैरों में प्यारे से व्हाइट शूज, हाथों में घड़ी, बाल अच्छे से बने हुए थे और चेहरे पर ब्लैक गॉगल्स लगाया हुआ था जो उसे बहुत ही क्यूट और कूल बना रहा था। वही माहेश्वरी ने उसी से मैच करता हुआ ब्लू स्कर्ट और व्हाइट शर्ट क्रॉप टॉप पहनी थी, एक हाथ में वॉच, दूसरे हाथ में ब्रेसलेट, पैरों में व्हाइट सैंडल और बालों को खुला छोड़ा हुआ था जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। वह दोनों एक साथ मॉल के अंदर गए। उनके आसपास से गुजर रहे लोग बार बार पलट पलट कर उन्हें ही देख रहे थे। तभी माहेश्वरी के फोन में एक मैसेज आया, उसने खोलकर पढ़ा और वायु को देख बोली, वायु सेकंड फ्लोर के कैफे में। वह दोनों सेकंड फ्लोर के एक कैफे में पहुंचे और अंदर गए। वहां पर एक कॉर्नर साइड में लगी हुई टेबल के चेयर पर एक लड़की, जिसने व्हाइट शॉर्ट्स और पर्पल क्रॉप टॉप पहना हुआ था और बालों की पानी बनाई हुई थी, बैठी थी। उसकी पीठ माहेश्वरी की तरफ थी जिस वजह से उसने उसे नहीं देखा। उसे देख वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और अचानक से उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। उसके हाथ रखने से वह लड़की मुस्कुराई और अपनी प्यारी आवाज में बोली, मही ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ ये तुम हो। उसके ये बोलते ही माहेश्वरी का मुंह बन गया और वह अपने हाथ हटाकर सामने रखे चेयर पर एक साइड वायु को और बिठाकर दूसरी साइड खुद बैठते हुए बोली, क्या आकांक्षा तुम हर बार मुझे कैसे पहचान लेती हो? उसे देख आकांक्षा मुस्कुराए और बोली, भला अपनी ही दोस्त को कोई कैसे ना पहचाने, और तुम अपनी छोड़ो और मुझे अपने प्यारे बेटे से मिलाओ। ये बोल आकांक्षा अपनी चमकती हुई आंखों से वायु को देखने लगी और बोली, कितना हैंडसम है तुम्हारा बेबी, देखना बड़े होकर यह बहुत लड़कियों के दिल तोड़ने वाला है, और इसकी क्यूटनेस का तो क्या कहना। उसने ये बोला ही था कि वायु अपनी प्यारी आवाज में बोला, हेलो मासी, मेरा नाम वायु है और मैं क्यूट नहीं हूँ, क्यूट लड़कियां होती है, इसलिए मेरे लिए क्यूट शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। उसके ये बोलते ही माहेश्वरी उसे डांटते हुए बोली, वायु तुम भी ना, चलो पहले मैं तुम दोनों का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये बोल वह आकांक्षा की ओर इशारा करते हुए वायु से बोली, वायु यह आकांक्षा है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और तुम्हारी मासी, और आकांक्षा यह मेरा बेटा वायु। वो तो मुझे पता है कि ये तुम्हारा बेटा है। उसके बाद वह वायु की ओर मुड़ी और स्माइल करते हुए बोली, वायु तुम्हें देखकर तो मुझे किसी हैंडसम इंसान से शादी कर लेने का मन कर रहा है ताकि मेरा भी तुम्हारे जैसा क्यूट बेटा पैदा हो।
तो आपको किसने रोका है माँ से? आप कर सकती है। अगर आपसे हैंडसम लड़के नहीं ढूंढे जा रहे हैं तो आप मेरी बड़ी नानी और नानी से बोल सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते लाएंगे। वह लोग वैसे भी मोम के पीछे पड़े हुए हैं शादी करने के लिए, वायु अपनी प्यारी आवाज में बोला। उसकी बात सुन माहेश्वरी का मुंह बन गया और आकांक्षा हंसने लगी। माहेश्वरी अपनी आंखें छोटी कर वायु को घूरते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मॉम की पोल दुनिया के सामने खोलते हुए? पर मॉम, मैंने क्या गलत कहा? बड़ी नानी और नानी तो आपके पीछे पड़े हुए हैं ना कि आप शादी कर ले। वह तो आप ही शादी नहीं करना चाहती हैं और इसका सारा क्रेडिट आप मुझे दे देती हैं, वायु मुंह बनाते हुए बोला। क्या मतलब है कि सारा क्रेडिट मैं तुम्हें दे देती हूँ? मैं हमेशा सही तो कहती हूँ, जब तुम्हें एक डैड चाहिए होंगे मैं तभी शादी करूंगी। यही है मेरे कहने का मतलब मॉम। आप हमेशा यही कहती हैं कि जब मुझे डैड चाहिए होंगे तब आप शादी करेंगी, पर आप कब समझेंगी कि मुझे किसी डैड की जरूरत नहीं है आपके रहते हुए? तो अब आपको अपने लिए शादी करनी चाहिए। अगर आप करना चाहती है तो कोई फोर्स वाली बात नहीं है मॉम, वायु माहेश्वरी की बात पर उसे समझाते हुए बोला। उसकी बात सुन माहेश्वरी उसका एक कान खींचते हुए बोली, अच्छा बच्चू, तो तुम भी अपनी बड़ी नानी और नानी की टीम में शामिल हो गए जो मुझे शादी के टॉपिक पर भाषण दे रहे हो। मॉम, मेरा कान छोड़िए, पेन हो रहा है। ये बोल वायु माहेश्वरी से अपने कान छुड़ाने लगा। वहीं उन दोनों को कब से देख रही आकांक्षा, जो कब से अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उससे अब कंट्रोल नहीं हुआ और वह जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसना पाकर माहेश्वरी और वायु एक दूसरे से अलग हुए और उसे आंखें छोटी करके घूरने लगे। उन दोनों को खुद को घूरता पाकर आकांक्षा ने अपनी हंसी कंट्रोल की और वह बोली, क्या यार मही, तुम अपने बेटे से बच्चों की तरह लड़ रही हो? लेकिन कुछ भी कहो, तुम्हारा बेटा अभी सिर्फ 5 साल का है, फिर भी देखो वह तुमसे ज्यादा समझदार निकला। ये फिर से हंसने लगी। उसे यूं हंसना देख माहेश्वरी अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए बोली, अच्छा तुम्हें पता है हमारे घर में एक रिश्ता आया था मेरे बड़े भाई श्री भाई के लिए। जानती हो रिश्ता किसका था? उसे यूं बात बदलता देख आकांक्षा बोली, मुझे क्या करना है कि किसका रिश्ता आया था तुम्हारे बड़े भाई के लिए? तुम यूं बात को पलट नहीं सकती। अरे तुम पूछो तो सही पहले कि किसका रिश्ता आया था श्री भाई के लिए। अच्छा ठीक है, तो बताओ किसका रिश्ता आया था तुम्हारे श्री भाई के लिए? आकांक्षा चिढ़ते हुए बोली। तारांकन क्या करेगा अब आर्यव माहेश्वरी के करीब आने के लिए? तारांकन क्या वायु को सच में अपनाएगा आर्यव? तारांकन कौन है आकांक्षा? तारांकन किसका रिश्ता आया था श्रीधर राठौर के लिए? आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं जरूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने, और प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एफएम स्टोरी चैनल।